हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने इंट्रोड्यूस किया था एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। और कौन से रिपोर्ट में ये किया गया था? 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया? ये बनाया गया कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर सकें। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए ये जो इंडेक्स बनाया गया, इसमें किन किन अलग कंपोनेंट्स का ध्यान रखा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस एचडीआई को धीरे धीरे 1990s के बाद जब ये एचडीआई फ्रेम किया गया, धीरे धीरे इसको इनलार्ज करने की कोशिश की गई और आने वाले सालों में इसको रिफ़ाइन करने की कोशिश की गई। और बहुत सारे और आपके जो डेवलपमेंट इंडेक्स हैं वो सामने आए, जैसे कि जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स और आपका ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब 1990s में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों की वेलबीइंग का लेवल देखते हैं, लोगों की चॉइसेस को वाइडन करने की कोशिश करते हैं और उनकी वेलबीइंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों की पहले से बेहतरी अचीव करने की एक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है, पहले हम ऐसा मानते थे कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपकी जैसे जैसे किसी कंट्री की इनकम इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ करेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। हो सकता है सोसाइटी का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा अमीर हो, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा गरीब हो, यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहाँ देखने को ना मिले। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है कि हम ये मान कर चलते हैं कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी वो नीचे तक पहुँचेगी और हर एक इंसान को सोसाइटी में उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम हर एक इंसान तक पहुँचे या इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरा क्या इशू रहता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो आपका सोसाइटी में है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अलाउ करे कि आप अपनी इनकम को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंडेड इनकम को फिर फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऑप्शंस पर खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम तो एक्सपेंड हो रही है, लेकिन आपको बहुत सारी पॉलिटिकल चॉइसेस नहीं मिल पा रही हैं और आप अपने ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि चॉइसेस हैं जो इकोनॉमिक वेलबीइंग को अचीव करने के लिए, ह्यूमन चॉइसेस जो उन्हें मिलनी चाहिए और जिन चीज़ों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन को फिज़िकल एनवायरनमेंट बेटर मिलना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए और ह्यूमन की लाइफ कंपैरेटिवली पहले से प्लेजरस और बेटर होनी चाहिए। तब आप कह पाते हैं कि एक कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। वाई ह्यूमन डेवलपमेंट? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करने की? पहली चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द एंड वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ओनली अ मीन। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की बात करते हैं, कंट्रीज़ में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए, लगातार लंबे समय तक इंक्रीज़ होनी चाहिए। यदि लेकिन वो इनकम इंक्रीज़ होने के बाद वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं इंक्रीज़ होता है, वहाँ के लोगों को बेटर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में एक मीडियम है, किस चीज़ को अचीव करने के लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। दूसरी चीज़ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ मीन्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन डेवलपमेंट यदि होगा, यानी कि हमारे यहाँ पर बेहतर हेल्थ के साथ बेहतर एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर फोर्स एग्जिस्ट करेगी और
इनस्किल्ड और लेबर फोर्स से हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं और आपके यहाँ पर पहले की कंपैरेटिवली हायर प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। इट हेल्प इन लोअरिंग द फैमिली साइज बाय स्लोइंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे आप देखेंगे कि सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ का यदि एक्सपीरियंस देखें, लोगों का एजुकेशनल लेवल बढ़ता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर होती हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम होती है, वैसे वैसे लोग जो है वो कम बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं और फैमिली साइज़ को लिमिट करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो गुड है, किस चीज़ के लिए गुड है? फिज़िकल एनवायरनमेंट के लिए। फिज़िकल एनवायरनमेंट मतलब जो आपके चारों ओर एग्जिस्ट कर रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो यदि ह्यूमन डेवलप होगा, उसकी बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, उसके पास बेटर एजुकेशन होगी, तो पुअर्टी भी कंपैरेटिवली डिक्लाइन होगी, इनकम रेशियोज इंक्रीज होंगे, जिसके कारण डिफॉरेस्टिकेशन और सॉयल इरोजन जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेंगी। क्योंकि हम मानते हैं जैसे कि पुअर पीपल हैं वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं किन चीज़ पर, उनका कुकिंग का जो मेन मीडियम है वो क्या होता है कि वो लकड़ी यूज़ करते हैं, अपने चूल्हे यूज़ करते हैं, लकड़ी को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण डिफॉरेस्टिकेशन होता है, डिफॉरेस्टिकेशन के कारण फर्दर डेजर्टिफिकेशन और सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज़ होगा, पुअर्टी कम होगी, वैसे वैसे बेटर आप कुकिंग मीडियम्स को यूज़ कर पाएंगे और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिड्यूस्ड पुअर्टी जो है वो किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती है? फर्दर हेल्थ ऑफ सिविल सोसाइटी, इंक्रीज डेमोक्रेसी और सोशल स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे आपके यहाँ पर पुअर्टी और इनकम इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम कंट्रोल होंगी, वैसे वैसे एक बेटर सोसाइटी का आप निर्माण होता देख सकते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं और जिन चीज़ों पर फोकस किया जाता है? पहली चीज़ है इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि लोगों के पास जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हों वो इक्वली लोग एक्सेस कर सकें। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जबकि दूसरे सेक्शन को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो हमें रीस्ट्रक्चर करना होगा पावर को और सभी लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए हम चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? लैंड रिफॉर्म्स की हेल्प ले सकते हैं। जो आपके किसान वर्ग हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, उनके बीच में इक्वालिटी लाने में हमें सहायता मिलेगी। फिर हम फिज़िकल पॉलिसी प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे इनकम लोगों की बढ़ती जाए वैसे वैसे आप ज़्यादा टैक्सेस उनसे लेते जाएं। क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है पुअर लोगों की वो कम्प्लीटली फुलफ़िल होनी चाहिए, मतलब सस्ते दामों पर उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए और उनके पास ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। इसी के साथ जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी लोगों को इक्वली मिलनी चाहिए, यानी लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। सोशल और लीगल बैरियर्स भी रिमूव कर देने चाहिए जो कि कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स में सोसाइटी के देखने को मिलते हैं। जैसे व्यूमेन और माइनॉरिटीज़ हैं उनको कंपैरेटिवली कम राइट्स असाइन किए जाते हैं सोसाइटी में, तो इस तरह की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर इसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम केवल आज इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए सारे रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, बल्कि हम आने वाली जनरेशन्स को भी ध्यान में रख कर चलें और हम इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन्स भी अपने इक्वली वेलबींग के लिए प्रयत्न कर सकें और इन्जॉय कर सकें एक बेटर लाइफ को। तो हमें जितने भी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हैं, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, सभी के बीच जनरेशनल इक्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। आज की जनरेशन की और आने वाली जनरेशन दोनों की इक्वालिटी को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ होगी ह्यूमन डेवलपमेंट में एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करनी होगी, यानी कि लोगों में इन्वेस्ट करना होगा। लोगों में क्यों इन्वेस्ट करना होगा? किस रूप में? कि उनकी हेल्थ बेटर हो, उनकी एजुकेशन बेटर हो, और यदि एक बेटर स्किल्ड लेबर होगा, बेटर हेल्दी लेबर आपके पास लेबर फोर्स में होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी आपको पहले से ज़्यादा देखने को अपने आप मिलेगी। फिर बात करते हैं हम एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट का क्या मतलब है कि जो आपके यहाँ पर लोग हैं उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हों और वो उन चॉइसेस को अपनी मर्ज़ी के अनुसार यूटिलाइज़ कर पाएँ। जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपके यहाँ पर हो, लोग पॉलिटिकल फ्रीडम रखते हों, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो, लोगों फ्री हों कि इकोनॉमिक कंट्रोल्स उनके ऊपर ज़्यादा ना लगाए जाएं, पावर जो है वो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज्ड हो, और इसी के साथ बेटर इन्वेस्टमेंट हेल्थ और एजुकेशन में की जाए, एनवायरनमेंट को थोड़ा स्ट्रांगली देखा जाए। तो आप कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप मैन और वीमेन दोनों को इक्वली एम्पावर कर पाएंगे। आपको एम्पावरमेंट पर फोकस करना ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी जहाँ हमने बात की थी कि मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990s की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये बाद में आया था। उससे पहले आप देखते हैं कि मेजरमेंट के लिए किस चीज़ को बेटर माना जाता था, ग्रॉस नेशनल इनकम को। फिर हम रियल पर कैपिटल इनकम की भी बात करते थे, उनको बेटर माना जाता था, उनको देखा जाता था कि किस तरीके से सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, सोसाइटी ग्रोथ या प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन HDI ने या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने इन क्राइटेरियाज़ को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इन क्राइटेरियाज़ को साथ में लेकर चले और सोसाइटी की रियल पोजीशन को समझने की कोशिश की। HDI ने इनकम के साथ साथ किन चीज़ों पर फोकस किया कि एजुकेशन और हेल्थ के एस्पेक्ट्स पर भी फोकस किया। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है HDI का कि डेवलपमेंट अचीव हो किसी भी कंट्री में, और डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो पहले से इम्प्रूव होने चाहिए। जो हाई इनकम है वो डेप्रिवेशन ना लाए कुछों की, ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर पा रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन बाकी लोगों के लिए इनकम नहीं अर्न हो पा रही हैं। और इनकम भी यदि अर्न हो रही है तो हेल्थ और एजुकेशन के बेनिफिट्स उन्हें नहीं अचीव हो पा रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट गैप हम यदि देखना चाहें बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और नेशंस, हम किस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटरनेशनल गैप्स देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ में डेवलपमेंट के गैप्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिन्होंने गाइड किया है HDI को। HDI को गाइड करने के लिए हमने पहले बात की कि हमारे पास ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम के मेजर्स यूज़ कर रहे थे हम किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए। अब HDI की बात कर रहे हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कहते हैं कि HDI को यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ कि ये इंडेक्स क्या करता है, मेज़र करता है, किस चीज़ को मेज़र करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट के, जहाँ पर हम लोगों के वेलबींग की बात करते हैं, लोगों के चॉइसेस की बात करते हैं, लोगों के एक कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। तो इस इंडेक्स में इन चीज़ों को फोकस किया गया है। दूसरा, ये जो इंडेक्स बनाया गया है ये लिमिटेड नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के साथ बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत सिंपल और मैनेजेबल है। तीसरा, ये जो इंडेक्स है ये एक कंपोजिट इंडेक्स है। कंपोजिट इंडेक्स में मतलब सारे वेरिएबल्स को साथ लेकर चला है, चाहे वो एजुकेशन थी, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो इनकम है, और इन सारे वेरिएबल्स को कंबाइन करके इस इंडेक्स को बनाया गया है। चौथी बात क्या है कि इसमें दोनों तरह के वेरिएबल्स कवर होते हैं, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। जब आप हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं तो आप सोशल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप इनकम की बात कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं।
अब है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अकॉर्डिंग HDI क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस का। कौन से नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस, जो अलग अलग डायमेंशंस को मेज़र करते हैं। तो 3 पहलू हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। एक इनकम का लेकर चल रहे हैं, एक हम एजुकेशन का लेकर चल रहे हैं, एक हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लेकर चल रहे हैं, लॉन्गेटिविटी का। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर, इन तीनों इंडिसेस को नॉर्मलाइज्ड कर कर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर फिर आप कहते हैं कि आप HDI को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो HDI आया, ये इसने GNP को रिप्लेस किया। क्यों GNP को रिप्लेस किया? क्योंकि किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं जो उनके किस तरीके से प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, उनके किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रॉस इनरोलमेंट्स में चेंज हो रहा है, किस तरीके से उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें चेंज हो रहा है। इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए, लॉन्गेटिविटी पर फोकस करने के लिए हमने इस इंडेक्स को क्रिएट किया। क्रिएटिंग द डायमेंशन इंडिसेस। अब हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं हम नॉर्मलाइज इंडिसेस का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों एस्पेक्ट्स पर पहले हमें नॉर्मलाइज इंडिसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब 3 सब इंडिसेस क्रिएट किए जाएंगे जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो जनरली आपके कंट्रीज़ के टाइम सीरीज़ एक्सपीरियंस से ली गई हैं कि डिफरेंट ईयर्स में कंट्रीज़ ने क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू अचीव की है, अर्लियर रिपोर्ट्स को स्टडी किया है, और मिनिमम वैल्यू भी हमने वहीं से ली हैं। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने ये 3 नॉर्मलाइज इंडिसेस फॉर्म किए हैं। अब हम बात करें कि 3 इंडिसेस में आप किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग या एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो कि ग्रॉस एनरोलमेंट या एजुकेशन इंडेक्स को कंबाइन करने में काम आते हैं। फिर पर कैपिटल इनकम। अब ये डायमेंशंस को कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा टाइम सीरीज़ से कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किस चीज़ के लिए, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए हो, चाहे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग के लिए, चाहे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग के लिए, चाहे पर कैपिटल इनकम के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व किया, साइमल्टेनियसली हमने मिनिमम वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व किया, और एजुकेशन के लिए मिनिमम वैल्यू हमने 0 ले ली, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो अनएजुकेटेड हो, जिसके पास बिल्कुल भी एजुकेशन ना हो। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटल इनकम के केसेस में ऐसा नहीं होगा कि 0 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बल्कि कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस टाइम सीरीज डाटा के आधार पर हमने ले ली। अब मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिर हमने सब इंडिसेस क्रिएट किए, डायमेंशन इंडेक्स बनाए, जिसमें आप कहते हैं डायमेंशन इंडेक्स आपने कैसे कैलकुलेट किया, जो भी किसी कंट्री की एक्चुअल वैल्यू है उस डायमेंशन के लिए माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से आपके पास अलग अलग डायमेंशंस के इंडेक्स आ गए, उनकी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आपने कैलकुलेट कर दिया क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम तीनों वेरिएबल्स को एक साथ लेकर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। अच्छा, अभी तक जो आपके पास रिपोर्ट्स थी, जो इंडिसेस थे, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे। जैसे कि PQLI इंडेक्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपने एवरेज निकाली, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज निकाली जा सकती है या अर्थमेटिक मीन निकाला जा सकता है, लेकिन इस तरह के जब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं लीनियर रिग्रेशन फार्मूला से, तो वो क्या लेकर चलता है, वो मानकर चलता है कि जो भी आपके फैक्टर्स हैं सिंपल मीन लेते हुए, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे इनकम है, ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली सब्सटीट्यूएबल हैं, यानी एक के स्थान पर आप दूसरे को कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट कर सकते हो। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन इस तरह की कोई अजम्पशन नहीं मानकर चलता, और ये मानकर चलता है कि ये जो फैक्टर्स हैं उनको कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता, इम्परफेक्टली
सब्स्टिट्यूएबल हैं ये फैक्टर्स, तो आपके ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो अर्थमेटिक मीन से बेटर है। अब आप HDI की बात करें तो यहाँ पर HDI को कैलकुलेट भी करके दिखाया गया है, डिफरेंट इंडेसेस को कैलकुलेट किया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मिनिमम एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से सारे इंडेसेस को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने HDI को कैलकुलेट किया ज्योमेट्रिक मीन लेकर।